हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नोर लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी 132 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं और यह प्रश्न एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ के जाइए, ओके। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बिफोर एग्ज़ाम आपको चैनल पे देखने को मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, ओके। तो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए, प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि भारतीय संविधान के संघीय विधायिका के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रश्न ऐसे करके आ सकता है। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 79 के अंतर्गत भारतीय संसद का गठन किया गया है और भारतीय संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है। क्या कहा मैंने? भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 79 के अंतर्गत भारतीय संसद का गठन किया गया है और भारतीय संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है। संसद में दो सदन आते हैं। पहला सदन लोकसभा है, जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, और दूसरा सदन राज्यसभा है, जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा अस्थाई सदन होता है, जिसे कभी भी भंग किया जा सकता है, ओके। जबकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो क्या समझे? लोकसभा जो होता है वह अस्थाई सदन होता है, जिसे कभी भी भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा जो होता है एक अस्थाई सदन है, जिसे हम कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं। समझ गए? अब आपको संघीय विधायिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, इसके बाद जो है लोकसभा, इसके बाद जो है राज्यसभा के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे, ओके। सो वीडियो के अंत तक अच्छे से बने रहें, जिससे कि आपको पूरा आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो संघीय विधायिका के अंतर्गत सबसे पहले आता है राष्ट्रपति, ओके। तो हेडिंग देंगे और हेडिंग के तौर पे क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति, ओके। और स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको सभी को बता दूं कि इस तरह के प्रश्न को आप हेडिंग वाइज, पॉइंट वाइज करके ही लिखें, क्योंकि इग्नू में अगर आप प्रत्येक सभी प्रश्नों का आंसर हेडिंग वाइज और पॉइंट वाइज करके नहीं लिखते हैं तो ऐसे में एग्जामिनर जो है आपको अच्छा नंबर नहीं देता है। तो सबसे पहला हेडिंग क्या देंगे? राष्ट्रपति। क्या हेडिंग देंगे? राष्ट्रपति। और इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति है संसद का एक अभिन्न अंग होता है। भले ही वे संसद के किसी भी सदन में बैठ नहीं सकते हैं और न ही किसी भी कार्यवाही में वह हिस्सा ले सकते हैं, फिर भी भारत के राष्ट्रपति को संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने का शक्ति प्राप्त है। क्या समझे आप? भारत का जो राष्ट्रपति होता है संसद का एक अभिन्न अंग होता है। भले ही वे संसद के किसी भी सदन में बैठ नहीं पाता है और ना ही किसी भी कार्यवाही में राष्ट्रपति जो है हिस्सा ले सकता है, फिर भी भारत के राष्ट्रपति को संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने का शक्ति उन्हें प्राप्त है। जैसे राष्ट्रपति सदन को चलाने का निर्देश दे सकता है एवं राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का संपूर्ण शक्ति और अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है, चाहे वह विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित क्यों न हो गया हो। क्या समझे? राष्ट्रपति के अनुमति के बिना, जब तक राष्ट्रपति परमिशन नहीं देता है, उसके बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है, चाहे वह विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित क्यों न किया जा चुका हो। जब तक राष्ट्रपति अनुमति देगा तब जाके ही जो है कोई भी विधेयक जो है वह कानून बन सकता है। समझ गए? अब अगला है संघीय विधायिका के अंतर्गत, वह है लोकसभा। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि लोकसभा जो है सांसद का पहला सदन होता है, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। देश की जनता प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सभी सदस्यों का चुनाव करती है। क्या समझे? लोकसभा जो होता है ना, वह संसद का पहला सदन होता है, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। देश की जनता जो है
प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली जो है लोकसभा के सभी सदस्यों का चुनाव करती है। लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से हमारे देश के नागरिक, हमारे देश की जनता वोटिंग के माध्यम से उन्हें करती है। वर्तमान काल में लोकसभा के सभी सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 545 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्य से चुनकर आते हैं, जबकि 20 सदस्य जो हैं केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या कहा मैंने? वर्तमान काल में लोकसभा के सभी सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या 545 है, जिसमें 530 सदस्य राज्य से चुनकर आते हैं, 20 सदस्य जो हैं केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं और 2 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना काफ़ी आवश्यक होता है और उसकी उम्र जो है 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वह किसी भी सरकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए और संविधान के प्रति उसमें सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, तभी वह व्यक्ति जो है लोकसभा का सदस्य बन सकता है। समझ गए? तो यह रहा दूसरा विधायिका। अब है संघीय विधायिका का अंतर्गत लास्ट वाला आता है राज्यसभा। ओके, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे राज्यसभा और इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है यह संसद का दूसरा सदन होता है जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। समझ गए? लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोकसभा को हम कहते हैं निम्न सदन, जबकि राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन। राज्यसभा ही सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 यानी कि 250 होती है, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और यह सभी 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र से और समाज सेवा में अनुभव प्राप्त व्यक्ति होते हैं। क्या कहा मैंने? राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और ये सभी 12 सदस्य साहित्य हुआ, कला कह सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा में अनुभव प्राप्त व्यक्ति होते हैं। जनता राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना, वह 6 वर्ष का होता है, लेकिन वह समय से पहले भी अपने पद से इस्तीफा दे सकता है अगर कोई व्यक्ति इसका सदस्य है तो। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना काफ़ी ज़रूरी है और उसकी भी उम्र जो है कम से कम 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि संघीय विधायिका के अंतर्गत क्या क्या आता है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और मैंने इस सब्जेक्ट का अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है जहाँ पर जो है बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं। अगर उन सारे वीडियो को आप देख लेते हैं तो आई थिंक आपको एग्ज़ाम में अलग से किताब उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।